Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Thought Tracks. Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing well. And this is Mahanur Saeed. And today we're going to learn about somatic symptom disorder. ये एक सीरीज़ है जिसमें हम सारे सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। आज हम सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर के ऊपर बात करेंगे। सोमैटिक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है बॉडी, और सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर के दो और नाम हैं, सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर्स एंड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। बेसिकली इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं और इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी हमारी बॉडीली इलनेस हैं, जो फिज़िकल पेन है जो हमें महसूस हो रही है बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर, अगर वो पर्सन फील कर रहा है और वो रिलेट करती हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ, उनका जो रूट कॉज है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, तो हम कहते हैं एसएसडी है उस इंडिविजुअल को। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में हमारे पास 6 और डिसऑर्डर्स हैं। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स, इलनेस, एंजाइटी, कन्वर्जन, फैक्टिशियस, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड अदर स्पेसिफाइड डिसऑर्डर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर के ऊपर बात करेंगे और इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर देती हूँ, यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ। ए पॉइंट में है कि ऐसा कोई भी बॉडीली सिम्टम जो हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, मुझे फ़ीवर है तो मैं आज ऑफिस नहीं जा सकती, इससे मेरी डेली लाइफ अफेक्ट हो रही है, लेकिन एक्चुअली में मुझे फ़ीवर नहीं होगा। बी, एक्सेसिव सेंटिमेंट्स, इसमें हमारे पास 3 और क्राइटेरियाज़ हैं, इसमें से एक का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है अगर हम इसका डायग्नोसिस देना चाहते हैं। नंबर 1 है कि आप इतना आपकी जो सोच है, आप जो सोच रहे हैं वो हर वक़्त अपने सिम्पटम्स के बारे में सोच रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते जा रहे हैं एज़ टाइम इज़ पासिंग। कंटिन्यूअसली आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, अपनी हेल्थ से रिलेटेड एंग्ज़ायटी है सिर्फ़। थर्ड है पॉइंट कि आप अपना बहुत ज़्यादा वक़्त और अपनी एफ़र्ट और अपना मनी अपने मेडिकल चेकअप्स में वेस्ट कर रहे हैं। आपके टेस्ट में कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो फिर आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर और तीसरे डॉक्टर, फिर मेडिकेशंस भी आप बार-बार यूज़ करें, डिफ़रेंट डिफ़रेंट डॉक्टर्स जो आपको दे रहे हैं, क्योंकि आपको किसी से भी आपका वो जो आपकी इलनेस है, फिज़िकल इलनेस है, वो ठीक नहीं हो रही थी। पॉइंट सी में हमारे पास ये बात है कि कोई भी इलनेस 6 मंथ्स तक एंड्यूर करती है और उसके बाद कोई नया उनको फिज़िकल या सिम्पटम जो है वो उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है और वो कहते हैं मुझे ये बीमारी हो गई। फॉर एग्जांपल, पहले मुझे स्टमक अल्सर था, अब मुझे स्टमक कैंसर हो गया है, फिर मुझे माइग्रेन हो गया है, अब मुझे जो है वो ब्रेन ट्यूमर हो गया है। मतलब वो सिम्टम्स चेंज होते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनका सिवियरिटी लेवल भी इंक्रीज़ होता जाता है। हम एक केस स्टडी देखते हैं जिसमें ये सारे जो हमने पीछे पढ़े हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज़, ये हमें क्लियर हो जाएंगे। डॉक्टर डेविस एक 38 ईयर ओल्ड फिजिशियन थे जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे और उनको एब्डोमिनल में पेन रहता था। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि उन्होंने अपने फिजिकल एग्जामिनेशन की, लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशंस की, उनके टेस्ट के रिजल्ट्स में कुछ भी नहीं आया। फिर 6 मंथ्स का टाइम गुजरा और फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसको इतना सीरियस लेना शुरू कर दिया, उनको एंजाइटी स्टार्ट हो गई और उन्होंने कहा कि मुझे ट्यूमर हो गया है, कैंसर हो गया कॉलन। फिर उन्होंने अपना अपना जो दिन वीक में 2-3 डेज़ वो मस्ट अपने टेस्ट और अपने एब्डोमेन की जो है वो एग्जामिनेशन में लगाते थे और दिन में 15 से 20 मिनट उनका ये टाइम इस तरह से वेस्ट होता था। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि उनका जो हमने पीछे पढ़ा सबसे पहले कि उनकी जो लाइफ के इवेंट्स हैं वो इससे डिस्टर्ब होते हैं। उनका अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो गया और उनका जो मैरिज लाइफ थी उसमें एक ट्रबल जो है वो हर्डल क्रिएट हो गया था। डायग्नोस्टिक फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये DSM-5 में प्रेजेंट है, ये उसी को यहाँ पर हमने रिफ्रेश करके लिखा हुआ है। रेड ब्लॉक में लिखा हुआ है कि जो सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर है, ऐसे इंडिविजुअल्स को क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा इलनेस के बारे में सोचते हैं कि वो उनकी आइडेंटिटी ही बन जाती है। जब भी वो बात करेंगे वो अपनी बीमारी के बारे में ही बात करेंगे। नेक्स्ट ब्लॉक में हमारे पास लिखा हुआ है कि मल्टीपल सिम्पटम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी में, लेकिन वो टेस्ट में, उनके टेस्ट की एग्जामिनेशंस में या रिजल्ट्स में ऐसा कुछ भी जो है वो डायग्नोज नहीं हो रहा होता। नेक्स्ट है सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर्स लीड टू इनवैलिडिज्म। ऐसी एक चीज़ है कि बंदा एबनॉर्मली प्रीऑक्यूपाइड हो जाता है अपनी इलनेस को लेकर, कि एक तो होता है ना कि आप आपको टेंशन है कि अच्छा मेरा स्टमक अपसेट है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट और मुझे कुछ मेडिकेशंस लेनी होंगी, लेकिन जब आप एबनॉर्मली सोचते हैं और आप उसको स्टमक कैंसर ही बना देते हैं तो सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर में का ये एक डायग्नोस्टिक फीचर है। लास्टली, जब बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस भी यूज़ करते हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा बॉडी पर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक दवाई से उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता जो वो चाह रहे होते हैं। हम स्पेसिफायर्स देखते हैं इसके, कुछ स्पेसिफाई करें अगर उनको पहले से प्रीडोमिनेंट पेन है कोई उनकी बॉडी में या फिर परसिस्टेंटली मतलब कॉन्टीन्यूस है वो, माइल्ड मॉडरेट सिवियर सिवियरिटी का लेवल है। अगर क्राइटेरिया बी में से
ए मतलब 1 पॉइंट प्रेजेंट होगा तो हम माइल्ड कहेंगे, 2 प्रेजेंट होंगे तो मॉडरेट एंड ऑल ऑफ 3 प्रेजेंट होंगे तो हम उसको सिवियर कैटेगराइज करेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखते हैं क्योंकि ये बड़ा डिफरेंट सा डिसऑर्डर है, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि एनजाइटी की बार बार बात करें हम। GAD जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में हमारा जो एनजाइटी है वो हमें हर लाइफ इवेंट में हो रही है, लेकिन सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में एनजाइटी सिर्फ हेल्थ के इश्यूज से ही रिलेटेड है। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में हमारा फोकस होता है कि ओ माय गॉड मेरी नोज़ नहीं ठीक, मेरे लिप्स नहीं ठीक, मेरा वेट नहीं ठीक, मेरा कलर कम्प्लेक्शन नहीं ठीक, फिजिकल डिफेक्ट्स हैं। लेकिन इसमें हम बॉडी के इंटरनल डिफेक्ट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, ये डिफरेंस है इनका। OCD में जब रिपीटेटिव बिहेवियर्स करते हैं तो एनजाइटी जो है वो रिड्यूस होती है, लेकिन इस पर रिपीटेटिव बिहेवियर्स कोई ऐसे नहीं है जिससे एनजाइटी रिड्यूस हो रही हो। लास्टली हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इज़ very helpful in treating this disorder. सबसे पहला काम थेरेपिस्ट ये करें कि क्लाइंट से कहें कि आप एड्रेस करें अपने सारे जो सिम्टम्स हैं, जो आपकी बिलीव्स हैं, आपका थॉट पैटर्न जो डिस्टॉर्टेड है, जो आप नेगेटिव सोच रहे हैं, उसको जो इरेशनल बिलीव्स हैं, मतलब सीरियसनेस को बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस उसको लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन चीज़ों का एड्रेस करें और अपने आप को उस एड्रेस करवाएं कि ये गलत है और ये चीज़ सही नहीं है, मुझे इस तरह से नहीं सोचना। फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। जब फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करती है जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स होती है और हमारा माइंड जो है वो हैप्पी होता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ जब परफॉर्म करते हैं तो आपका माइंड, आपका फोकस कहीं और शिफ्ट होता है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रीऑक्युपाइड नहीं रहते अपने इलनेस से, अपने सिम्टम्स से। आप हर वक्त सोच नहीं सकते उस चीज़ को। अगर आप फ्री बैठे हुए हैं तो ही आप बार बार उस चीज़ को सोचेंगे। अपने आप को माइंडफुल एक्टिविटीज़ में लगाएं और अपने फोकस को शिफ्ट करने की कोशिश करें। तो ये सिम्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो सकते हैं। माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी, इन दोनों थेरेपीज़ को जो है वो मिक्स एंड मैच करके ही थेरेपिस्ट इस डिसऑर्डर को बेटर ट्रीट कर सकते हैं। CBT में हमने जो है वो कॉग्निशन पे काम किया और बिहेवियर को ठीक करने की कोशिश करें, और माइंडफुलनेस थेरेपी में हमने उनको अवेयरनेस दी उनके असल सिम्टम्स के बारे में, कि अगर फॉर एग्जांपल हल्की सी भी कोई उनको फॉर एग्जांपल स्टमक एक है या सर में उनके दर्द है, तो उसको एड्रेस करें, उसको अवेयरनेस दें उसके बारे में कि ये माइग्रेन नहीं है, ये स्टमक कैंसर नहीं है, आपको कोई ट्यूमर नहीं है। उसको आप उनको अवेयरनेस देते हैं। थेरेपिस्ट जो है वो अवेयरनेस के साथ साथ उनके कॉग्निशन और बिहेवियर को फिर जो है वो ट्रीट करते हैं, तो बेटर ट्रीट हो सकता है ये CBT और माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी के को मिक्स एंड मैच करके। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।